नमस्कार, सिटी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं जो आज आम युवाओं में, आम व्यक्ति में हमें पाया जाता है। 80% के ऊपर करीब इस रोग से लोग ग्रसित हैं, लेकिन कोई इसको मानने को तैयार नहीं है। क्या परिस्थिति होती है और क्या स्थिति होती है इस रोग की कि हमको डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है, किसी सलाहकार की आवश्यकता पड़ती है, मित्र की आवश्यकता पड़ती है। इन सारी चीज़ों को लेकर आज हमारे पास में यहाँ पर एक पैनल डिस्कशन के लिए हमने एक टीम तैयार किया है। आज का दिन जो है जागतिक मानसिक आरोग्य दिन है। आज जो हम देख रहे हैं कि जो मानसिक रोग से पूरा विश्व, भारत ही नहीं पूरे विश्व में मानसिक रोग की बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पर प्रेशर पड़ते जा रहा है, काम का बोझ का, पढ़ाई का, परिवार का, समाज का, देश का, राष्ट्र का, सब जगह कहीं ना कहीं जाकर आपके वो दिमाग पर असर आता है, दिमाग से दिल पे। और देखा कि हमने कई बार, हमने अभी 3 दिन पहले एक 28 साल का व्यक्ति, मात्र 28 साल का व्यक्ति, उसकी एंजियोप्लास्टी करानी पड़ी। कहीं ना कहीं सारी चीज़ें ये मानसिक रूप से हमारे संबंधित है। इन चीज़ों से हमको कैसे बचना चाहिए और किस प्रकार हम इससे बाहर निकल सकते, इन चीज़ों को, सारी बातों को लेकर आज हमारे साथ में पैनल में हमारे साथ में आज डॉक्टर अरविंद देशमुख जो प्राचार्य है और जिनका युवाओं से सीधा डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है कि किस प्रकार युवा उनसे रिएक्ट करते हैं और किस प्रकार, क्योंकि वो जिस एज को कंट्रोल करते हैं निश्चित रूप से वह एज कंट्रोल नहीं होती जहाँ टीचर्स कंट्रोल करता है। क्योंकि सारे हार्मोन्स चेंज होना, एग्रेसिव होना, उसके बाद में सारे संसार का पूरा ज्ञान हासिल करना, बहुत सारा तनाव उस समय रहता है। ये सारी परिस्थिति और क्या स्थिति होती है ये हमें आज अपने माध्यम से समझाएंगे। और हमारे साथ में पैनल में इस समय डॉक्टर अमरावती के मानसिक रोग तज्ञ बहुत प्रसिद्ध जो डॉक्टर श्रीकांत देशमुख, इसके बाद में हमारे साथ में पवन बहुरूपी है, ये भी मनोविकार तज्ञ है, और साथ में और मानसिक रूप में हमारे साथ में जागतिक में पंकज सर है, जो सब डॉक्टर से आपके साथ में इंटरेक्शंस करेंगे कि किस प्रकार आपके भी प्रश्न है और किस प्रकार आपको उसकी सुविधा मिल सकती है। मैं डॉक्टर चंदू सोजतिया, सिटी न्यूज़ चैनल का एडिटर, संपादक, संचालक, आपके इस माध्यम से जनता के तरफ से क्या प्रश्न रहते, क्योंकि हम भी जब फील्ड में चलते हैं तो हमको कई प्रकार के लोगों का सामना करना पड़ सकता है। ये तो ठीक है, मैंने युवाओं की बात की, कई बार हम ऑफिस में जाते हैं, वो भी किसी मानसिक तनाव में रहते हैं। हमको उस समय भी उनकी स्थिति की किस तनाव से गुजर रहा है, उससे क्या प्रश्न पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए, हमको भी वो बहुत ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। तो हमारे लिए भी बहुत उपयोग की चीज़ है कि किस लोगों से, ताकि हमको भी हमारे पास जानकारी जो हासिल करना है, क्योंकि सब खेल पूरा का पूरा मानसिक का है, पूरा हमारे दिमाग का, सारे हर क्षण हमारे दिमाग में हजारों विचार एक साथ में घूमते रहते हैं। जब भी आप किसी जागृत अवस्था में, एक बहुत सुप्त अवस्था में हो सकता है आपके विचार नहीं चलने, बाकी आप खाते खाते, सोते सोते, चलते चलते, गाड़ी चलाते चलते, कुछ न कुछ उसके अलावा और विचार चलते रहते। इसलिए कई बार सलाह दी जाती है कि यदि आप काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो, बिजनेस में, तो आप गाड़ी ड्राइव मत करो, क्योंकि हमारे दिमाग में एक साथ में कई विचार चलते रहते। इन विचारों को कैसे कंट्रोल किया जाए और हम किस प्रकार हमारे लाइफ को आसान कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर आज डिस्कशन होगी। इस डिस्कशन के साथ में आपके मन में भी कई बहुत सारे सवाल होंगे, जो हो सकता है इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं करना, लेकिन आपको लगता है ऐसा तो नहीं हो सकता, हमारे साथ में तो ऐसा नहीं है, तो ऐसा क्यों? ये क्यों प्रश्न आपके मन में हर बार उठना चाहिए। यदि आपको कुछ जानकारी होना चाहिए, क्यों शब्द ऐसा है, आपको हर चीज़ की संतुष्टि प्रदान करेगा। मैं आगे के संचालन के लिए पंकज सर के पास में देता हूँ। पंकज सर और सभी पैनल का मैं सिटी न्यूज़ की ओर से आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ, और हमारे दर्शकों को एक हेल्दी डिस्कशन जाए, मैं यही आपसे अपेक्षा रखता हूँ। धन्यवाद। सगळ्यात पहिले तर तुमचं धन्यवाद की तुम्ही आज दिनांक 10ला आम्हाला ही संधी दिलीत, कारण की हा विषय असा आहे की बरेच जण मांडतात पण त्याला सविस्तरता येत नाही। त्यामुळे मी मानस यंत्रणेतर्फे, मनोवैद्य यंत्रणेतर्फे, डॉक्टर श्रीकांत देशमुखांतर्फे आणि माझे मित्रवर्य प्राचार्य अरविंद देशमुख सरांतर्फे चंदूभाईंचं सहर्ष आभार मानतो की त्यांनी या विषयाला सातत्यपूर्ण आपल्या न्यूज चॅनलच्या समोर आणलेलं आहे। तर त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या। आणि पॅनलच्या मंडळींना सांगण्यात अतिशय छान वाटतं की आपल्यासमोर आज जी युवक मंडळी बसलेली आहेत ही वेगवेगळ्या स्तरावरची आहेत, अमरावती जिल्ह्याच्या बाहेरची आहेत, अमरावतीतली आहेत, आणि ही मानसशास्त्रात आवड ठेवणारी आहेत, आणि ही आवर्जून आज तुम्हाला ऐकायला आलेली आहेत। आणि तुमचा जो विषय आहे तो खूप चॅलेंजिंग आहे असं मला वाटतं। म्हणून मगाशी आम्ही चंदू भैया आणि मी बसलो होतो, चंदू सर मला म्हणायला लागलेत की आजकल के
युवकों की मेंटल हेल्थ क्या हो सकती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यही सवाल आता है, क्या यूथ इज रियली कनेक्टेड विद द मेंटल हेल्थ? क्या उसका मेंटल हेल्थ कुछ औरों से अलग है? मैं ये सवाल आप तीनों से पूछना चाहता हूँ। आप कृपया इसके ऊपर थोड़ा सा एलॉबरेट करें, फिर हम लोग उसी श्रृंखला में आगे के प्रश्न लेंगे। युवांची मेंटल हेल्थ ही बाकी लोकांच्या मेंटल हेल्थपेक्षा जरा वेगळी आहे. कारण जसं पौगंडावस्थेत युवा यायला सुरुवात होतो 14 वर्षानंतर बरेचसे हार्मोनल चेंजेस होत असतात शरीरामध्ये. त्याच्याशी कोप करणं, त्याच्यानंतर पियर प्रेशर असतं, पॅरेंट्सचं प्रेशर असतं, लाईफमध्ये पुढे काय करायचं आहे, काय गोल अचीव करायचं आहे, या सगळ्या गोष्टींचा स्ट्रेस त्यांच्यावरती असतो. त्याच्यामुळे डिप्रेशन येण्याचे चान्सेस युवांमध्ये खूप जास्त आहे. आणि बऱ्याच आधी जसं म्हणायचे की डिप्रेशन मिनिमल एज जे आहे ते 22 किंवा 23व्या वर्षी येतं, पण आजकाल ते एज अजून कमी पाहायला मिळतं आहे. 17 ते 18व्या वर्षीसुद्धा डिप्रेशन येत आहे. सोबतच सोशल मीडिया आणि हे मोबाईल्स, गेम्स याच्यामुळे पण त्यांच्या मेंटल हेल्थवरती बराच फरक पडतो आहे. इझिली बऱ्याच गोष्टी मिळतात, त्यामुळे ॲडिक्शनचं पण प्रमाण खूप जास्त वाढलं आहे युवांमध्ये. युवा एकतर संख्येने पण खूप जास्त आहेत. सो क्वांटिटी अँड क्वालिटी वाईज युवकांचं सगळ्यात वर्चस्व आहे आपल्या समाजात. आणि म्हणून यांच्या एकंदरीत हेल्थबद्दल आपण खूप सतर्क राहिलं पाहिजे असं सगळ्यांना वाटतं. त्यांनाही तसंच वाटायला पाहिजे की आपण समाजाचे एक उपयुक्त अतिशय व्हर्सटाईल ग्रुपचे सदस्य आहोत. आपण खूप व्हर्सटाईल आहे. युवकांना खूप म्हटलं जातं की फुल ऑफ एनर्जी वगैरे. तर ही एनर्जी कशी चॅनलाइज करायची हे खूप लोकांना इतकं अंगवळणी पडत नाही. आपण साधारण युवकांच्या बाबतीत म्हणतो की दिवस तुझे हे फुलायचे, झोपाळ्या वाचून जगायचे. तर त्यांना काही इक्विपमेंट्स लागणार नाहीत. त्यांच्यात शक्तीच एवढी आहे, एनर्जीच एवढी आहे की ते ती एनर्जी कशी चांगल्या रीतीने चॅनलाइज करतात हे खूप महत्त्वाचं आहे. म्हणून त्यांनी त्या दृष्टीने विचार करायला पाहिजे की आपल्याला जर काही प्रॉब्लेम्स आले तर आपण ते कशा रीतीने सोडवू शकू आणि कोणत्या लोकांची मदत घेऊ आणि आपल्या सवंगड्यांशी कसं वागू की ज्याद्वारे आपल्याला अतिशय चांगल्या रीतीने जगता येईल आणि या समाजातील वाईट रूढींशी, वाईट जे काही वाईट आहे त्याच्याशी सामना करू शकू. म्हणून आपण एकजुटीने हा प्रयत्न केला तर डेफिनेटली तो सगळ्यांच्याच दृष्टीने, एका मानव जातीच्याच दृष्टीने फार चांगला होईल. सर्वप्रथम मी आज जागतिक आरोग्य दिवसाच्या निमित्ताने आपण जी अत्यंत सुंदर अशी ही परिचर्चा या ठिकाणी घडून आणली, याबद्दल सन्माननीय डॉक्टर श्रीकांत देशमुख सर, पवनजी बहुरूपी, प्रामुख्याने पंकज सर आणि चंदूजी यांना खूप खूप धन्यवाद देतो. हा आपल्या वर्तमान काळामध्ये समाजाच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाचा, जिव्हाळ्याचा विषय आहे. मूलतः मानसिक आरोग्य हाच अत्यंत सध्या चिंतेचा विषय झालेला आहे. आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की जागतिक आरोग्य संघटनेने हे शतक हे मानसिक रुग्णांचं शतक सांगितलेलं आहे. म्हणजे सगळं काही आपल्याला बरं दिसतं पण बरं नसतं. म्हणजे ज्याला आपल्याला कुठल्या एखाद्या संघटनात्मक दृष्टीकडे जाण्याची गरज नाही, पण फील गुड जे वाटणं आहे तसं काही जाणवत नाही आणि ही संख्या फार मोठी आहे. मग त्याचाच जो परिणाम आहे तो आपल्याला असं दिसतो आहे की मोठ्या प्रमाणावर केवळ युवकांच्या बाबतीत नाही, सर्व स्तरातील आणि सर्व श्रेणीतील, विविध व्यवसायातील चांगली चांगली मंडळी, सामान्य आणि असामान्य देखील, छोट्या छोट्या कारणांनी देखील नैराश्याकडे आणि आत्मनाशाकडे जातात.
हे कुठल्याही कुटुंबाकरता, कुठल्याही गावाकरता आणि पर्यायाने कुठल्याही देशाकरता खूप चांगलं चित्र नाही. आपण अत्यंत एका धोक्याच्या वळणावर आपण आहोत. आणि आज आपण खूप छान केलं की आपल्या या माध्यमातून हा प्रयत्न जर येणाऱ्या काळामध्ये जर आपल्याला अधिक स्पीडअप करता आला तर त्याच्या दृष्टीने आपण अनेकांच्या धन्यवादास पात्र राहू, पण आपल्याला देखील या क्षेत्रात एक चांगलं काम केल्याचं समाधान मिळेल. प्रश्न असा आहे की युवकांची मानसिकता काही वेगळी असतं का? मला असं वाटतं की निसर्ग नियमाप्रमाणे त्या त्या वयोगटातली मानसिकता जी असते तीच युवकांची मानसिकता असते. प्रश्न निर्माण होतो आता की आत्ताचा जो काळ आहे, या काळामधली जी काही परिवर्तनं झालेली आहेत, स्थित्यंतर झालेले आहेत, जी काही आक्रमणं झालेली आहेत, आणि त्या सगळ्या गोष्टींचा परिणाम हा युवकांच्या मानसिकतेवर पडलेला आहे. जर थोडंसं आपण तुलनात्मक बोलायला गेलो तर आपण असं म्हणत असतो की आमच्या वेळेला आणि आज ही जी दरी आहे ती खूप वाढलेली आहे. आता ती कुठल्या पद्धतीनं वाढलेली आहे? आपण सर्वजण जाणता युवा मित्रांनो की जगामध्ये जे काही शेकडो देश आहेत, त्या शेकडो देशांमध्ये आपला देश हा युवकांचा देश मानला जातो. ही अत्यंत अभिमानाची आणि आनंदाची बाब आहे. परंतु तुम्हाला आणि मला मनातून वाईट वाटतं आणि आपले डोळे भिजून येतात. जगामधला जवळपास सर्वात जास्त व्यसनाधीन युवकांचा देश जर कोणता असेल तर तो देखील आपला आहे. या पार्श्वभूमीवर आपल्याला आजच्या दिवसाच्या निमित्ताने जी चर्चा आहे ती आपल्याला अंतर्मुख करणारी ठरावी आणि तिथून आपण आपल्यापासून सुरुवात करून चॅरिटी बिगिन्स ॲट होम या पद्धतीनं आपल्याला समाजापर्यंत जे आपले युवक या पद्धतीच्या चुकीच्या मानसिकतेच्या आहारी गेलेले आहेत त्यांना तिथून वळवण्याचं काम करायचं आहे. मला असं वाटतं ही अपेक्षा आपली सगळ्यांकडनं आहे. मला एका हिंदी शायरचा शब्द आठवतात की बाहेरचं वातावरण आहे की युवकांच्या बाबतीत कसं आहे. सन्माननीय डॉक्टर साहेब फार त्या शायरनी फार सुंदर सांगितलं आहे, बदतमीजी कर रहे कई भौरे चमन में साथियों आंधी उठाने का जमाना आ गया है. आणि म्हणून ते आव्हान मी आपल्याला करतो, ते आव्हान आपल्याला स्वीकारायचं. नेमकी कशा प्रकारची मानसिकता युवकांची? आज नेमकं युवक कोणाला म्हणायचं? आपल्याला खूप काही थेरॉटिकल व्याख्येमध्ये जायचं नाही, परंतु जगभरातलं चिंतन एका क्षणामध्ये आपल्यासमोर मांडणं देखील अप्रस्तुत ठरणार नाही. जगाच्या व्यासपीठावर असं चिंतन झालं युवकांच्या बाबतीत. कोणाला युवक म्हणायचं? रिव्होल्युशन इज द आर्ट ऑफ मेकिंग इम्पॉसिबल पॉसिबल, द प्रॉबेबल अँड द प्रॉबेबल फेसिबल. जग ज्या गोष्टी गृहीत धरते, म्हणजे जगाला असं वाटेल की हे शक्य आहे की नाही शक्य आहे, पण ज्याच्या अंतःकरणातून हुंकार निघतो की यस आय कॅन, त्याला युवक म्हणतात. मित्रांनो, नवीन स्पंदन, नवीन ऊर्जा, नवीन चैतन्य ज्याच्या अंतःकरणामध्ये असं ओसंडून वाहत असतं शरीर आणि मनामधून, त्याला युवक म्हणतात. ही व्याख्या कदाचित साहित्यिक वाटू शकतं, पण मला असं वाटतं की साहित्यिक व्याख्या नाही, मूर्तिमंत व्याख्या. आणि म्हणून जीवनाचा अत्यंत दुर्मिळ अशा मानवी जीवनाचा जर वसंत ऋतू जर काय असेल, पीक पिरियड जर काय असेल, तर तो तारुण्य आहे. आणि म्हणून सुरेश भटांनी म्हटलंय की देखावे बघण्याची वय निघून गेली. या वयामध्ये लोकांनी चांगल्या अर्थाने आपल्याकडे बघावं असं जर आपल्याकडून काही कळलं नाही तर मी असं म्हणेल की मग आपलं वय निघून गेलं. म्हणून स्वामी विवेकानंद एकदा सात्विक संतापाने असं म्हणाले होते की अरे तुम्ही युवक आहात, नसाल काही चांगलं करू शकत असाल तर काही वाईट तर करा, पण करा तर खरी. मी आत्ता नेमकं या प्रश्नाकडे येतो. मला असं जाणवतं मित्रांनो, संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आणि अन्य प्रांतामध्ये पंकज सरांनी जसं सांगितलं तसं प्राचार्य म्हणून आणि अन्य क्षेत्रामध्ये देखील 1985ला युवक वर्षापासून काम करत असताना मला लक्षात आलं की समाजामधला एक विशिष्ट अशा प्रकारचा युवकांचा गट खूप छान पद्धतीनं आपल्या जीवनाचं करिअर प्लॅनिंग आणि लाईफ प्लॅनिंग करतो आहे, पण मोठ्या प्रमाणावरचा युवक हा निस्तेज झालेला आहे, शिथिल झालेला आहे. त्याच्या मनगटाची माती झालेली आहे का आणि मन त्याचं मुरदाड झालेलं आहे का? अशा प्रकारचा संताप अंतःकरणात निर्माण व्हावा, अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण होते. आणि मग ही जी मानसिकता आहे ती अत्यंत चुकीची मानसिकता आहे. ती आपल्याला आपल्या दृष्टीने, आपल्या वैयक्तिक जीवनाच्या दृष्टीनं नाशाकडे नेणारी आहे. आणि म्हणून या दृष्टीने जर विचार आपण केला तर आपल्या जीवनामध्ये आपल्याला नेमकं काय करायचं आहे, जसं
आपल्या देशाचे भूतपूर्व राष्ट्रपती डॉक्टर अब्दुल कलाम सर असं म्हणाले होते की म्हणजे तुम्ही बघा कसं काय तुम्हाला म्हणजे निश्चितपणे पटेल, म्हणजे हा अनडिबेटेबल अशा प्रकारचं वक्तव्य आहे अब्दुल कलाम सरांचं. ते असं म्हणतात की तारुण्यामध्ये ज्याला नेमकं कळलं की मला जीवनाच्या कोणत्या क्षेत्रात काम करायचं आहे आणि ज्यांनी ते निश्चित केलं टार्गेट ओरिएंटेड आणि त्याला प्रामाणिक प्रयत्नांची जोड दिली, त्याच्या शब्दकोशामध्ये अशक्य किंवा अपयश हा शब्द राहूच शकत नाही. यश त्याच्याकडे येणारच. आणि म्हणून मग मला जेव्हा असं लक्षात येतं की आज शिक्षण घेतल्यानंतर, वेगवेगळ्या प्रकारच्या पदव्या घेतल्यानंतर आणि त्या धोपट मार्गाने जाणाऱ्या नोकरीकडे जाणारा आणि त्याच्यातून देखील ती नोकरी मला मिळत नाही कारण की त्याच्यामध्ये अनेक घटक आहेत, डोनेशन वगैरे, असं मला फक्त रोजगाराच्या दृष्टीनं बोलायचं नाही आपल्याशी, पण त्याकडे जाणारा आणि ज्याला मी माझ्या स्वतःच्या भरोश्यावर माझं जीवन घडवू शकतो असा आत्मविश्वास गमावलेला, त्याला आपल्याला युवक म्हणता येईल का? त्याचं शिक्षण युवकाचं हे त्याच्या जीवनामध्ये दिसलं पाहिजे ना. त्याची टक्केवारी जी आहे, त्याचे मार्क्स जे आहेत, त्याच्या मार्कशीटवरचे मार्क्स जे आहेत ते त्याच्या व्यक्तिमत्वामध्ये दिसले पाहिजेत. तो मार्कशीटमध्ये पंकज सर मार्कवंत होत चालला पण तो प्रत्यक्षात गुणवंत होत नाही आहे, ही मानसिकता चुकीची आहे. अंधविद्यालयामध्ये अमरावतीला मी जेव्हा काही थोड्या प्रासंगिक कामाच्या निमित्ताने गेलो, 2 उदाहरणं सांगेल आणि माझं बोलणं समप करेन. तिथे 8वी 9वी 10वीच्या स्टँडर्डचा अंध युवक वेगवेगळ्या प्रकारचं कलाकौशल्य प्राप्त करून आपल्या जीवनामध्ये निर्व्यसनी राहून स्वतःच नव्हे तर एक स्वतःचं कुटुंब वर्तमान काळामध्ये चांगल्या पद्धतीने साकार करू शकतो, असा आदर्श जर तयार करू शकतो, तर ज्यांच्याकडे इतकं प्रचंड परफेक्ट अशा प्रकारचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहेत ते ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर देखील पढे लिखे हो गए बेकार, शिक्षा का कैसा खिलवाड त्यांच्याकडे बघून असं रूढ होतं. ही जी विरोधाभास आहे कमी झाला पाहिजे. आणि म्हणून मला असं वाटतं मित्रांनो की आपलं लाईफ प्लॅनिंग, आपलं करिअर प्लॅनिंग आणि सगळ्यात शेवटी मगाशी मला डॉक्टर साहेब असं म्हणाले की संत वाङ्मयामध्ये नेमकं याबद्दल काय आहे. सगळ्या संतांच्या वाङ्मयाचा परामर्श या ठिकाणी घेणं कठीण आहे वेळेच्या अभावी, परंतु वंदनीय राष्ट्रसंतांचं तुकडोजी महाराजांची भूमी आहे आणि वंदनीय राष्ट्रसंतांच्या हृदयामध्ये तरुण राहिलेले आहेत. वंदनीय राष्ट्रसंत असं म्हणतात की युवकांची मानसिकता कशी असली पाहिजे, याच साठी शिक्षण घेणे, जीवन जगता यावे सुंदरपणे, दुबळेपणे घेतले अंधणे त्याचे शिक्षण म्हणू नये. शिक्षणानंतर तो सबल झाला पाहिजे, त्याचं शरीर काटक झालं पाहिजे, त्याच्या डोळ्यांमधून त्याची विद्या प्रकट झाली पाहिजे, त्याच्या शब्दांमधून त्याचा जीवनाविषयीचा आत्मविश्वास प्रकट झाला पाहिजे. आणि वेळ प्रसंगी जर वाईट गोष्टी समाजामध्ये असेल तर त्याच्या विरुद्ध उठण्यासाठी त्याचं मनगट हे मजबूत राहिलं पाहिजे. अशा प्रकारची उर्मी मग हा युवक संपूर्ण जगाचा जो नकाशा आहे गाव, त्या गावामध्ये काम करत असताना, जसं मगाशी पंकज सर मला म्हणाले की ग्रामीण भागामध्ये काम करत असताना तो युवक, तुकडोजी महाराज असं म्हणतात की गावामधले कुठलेही प्रश्न असतील आणि प्रसंग असतील त्याच्यामध्ये युवकांचा स्वयंपाकापासून तर मॅनेजमेंटपर्यंत सगळा सामूहिक पद्धतीने सहभाग असला पाहिजे. आणि मग असा जो युवक तयार होईल लोकविद्यापीठातून, तो युवक परफेक्ट असेल. मला असं वाटतं तशा प्रकारचा युवक निर्माण होण्याची गरज आहे. आणि त्यासाठी आता शिक्षण क्षेत्रामध्ये, सामाजिक क्षेत्रामधल्या सगळ्या तज्ज्ञांनी, शिक्षकांनी, प्राध्यापकांनी, प्राचार्यांनी आणि आईवडिलांनी एकत्र येऊन आता हे अशा प्रकारचं मॉडेल तयार करण्याची गरज आहे. ते निश्चितपणे होऊ शकते, परंतु त्यासाठी अशा संयुक्त चर्चा आणि कृती प्रयत्नांची गरज आहे. मला असं वाटतं त्या दृष्टीने आपला हा जागतिक आरोग्य दिवस आपल्याला प्रेरणा देईल आणि त्याच्यासाठी आपण संकल्पबद्ध होऊ शकू. धन्यवाद. इतके सुंदर शब्द, इतकी सुंदर वाक्यरचना तरुणांना पण नाही सुचत, पण तुम्हाला सुचते, हे एक नवल आहे. आणि इतकं सगळं ऐकल्यानंतर चंदू सरांच्या डोक्यामध्ये निश्चितपणे काही ना काही प्रश्न तयार झाले असेल. बाजूला बसला असल्यामुळे मला तेवढा अनुभव येतो आहे. मी विचारतो की यांच्या या वक्तव्यांवर काही प्रश्न असेल ना तुमच्या डोक्यात? नहीं, प्रश्न सर ने जो कहा, परिस्थितिवश जो सारी घटनाएं घटती है और किस प्रकार ज़िंदगी जीना चाहिए, उसके ऊपर सर ने चर्चा की. क्योंकि हमने सारे चीज़ों का यदि सार निकाले तो आज का युवक तनावग्रस्त क्यों है? क्योंकि हम लोगों की पीढ़ी, जो आप जैसे कहते हैं, हमारी पीढ़ी, हमारी जो भी पीढ़ी है, भले आप ऊंचे स्तर के रहो, गरीब रहो, अमीर रहो, सबने स्ट्रगल किया है, सबने स्ट्रगल किया.
मुझे याद है कि बचपन में यदि हमारे मोहल्ले का रईस भी रहता था, उसके पास साइकिल भी रहता था, बहुत बड़ी उसकी इज्जत थी साइकिल होना भी। और आज घर में 4-4 स्कूटर भी है तो टेंशन निर्माण है। तो जो इजीली इस पीढ़ी को प्राप्त हो गया, इजीली प्राप्त हो गया, यानी हमारी पीढ़ी ने पूरा स्ट्रगल किया, और वो स्ट्रगल बच्चों को नहीं होना चाहिए, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा सुविधाएं आपको दे दी। आपके पास में कहीं पे भी फेलुअर होने का टैग नहीं है, आप फेलुअर सहन नहीं कर सकते। जब तक आप नाकामी को सामने से नहीं देखोगे, आप भुगतोगे नहीं, आपका डेवलपमेंट का तरीका, और कहीं अचानक कोई चीज़ आपके साथ में सामने ऐसी आ जाती है, चूँकि हमको फेल्योर का अनुभव नहीं है। हर चीज़ की सुविधा आपको बचपन से मिलती गई। घर से पहले पैदल जाते थे, लेकिन अभी आपको बस की सुविधा है। पहले बस्ता होता था, रस्सी से बांध के ले जाते थे, वैसी बाद में पेटी आई, पेटी के बाद में आपका भी आ गया, अब तो स्मार्ट मोबाइल्स आ गए सारे। ये जितनी ज़्यादा सुविधाएं बढ़ती चलेगी, उतना आप समाज से, परिवार से दूर होते चले गए। चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे आपकी अपेक्षाएं हो, इन सारी अपेक्षाओं को हम यदि आज कहें कि हमारे पीढ़ी जैसा आप आओ, तो वो मुझे लगता नहीं कि कोई चीज़ पॉसिबल है। लेकिन पिछली पीढ़ी और आपकी पीढ़ी के हम लोग जो बैठे बीच के सेतु है, हमने दोनों पीढ़ी देखी है। हमारे बुजुर्गों की भी देखी है कि ऐसी आंख निकाल देते तो सारी की सारी चीज़ें, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते, हमारी कोई अपेक्षा नहीं रहती थी। और आज टीचर्स ने यदि बच्चों को कुछ बोल दिया तो पेरेंट्स झगड़ने चल जाते हैं कि मेरे बच्चों को क्यों बोला। तो बहुत कुछ बदलाव होना है, बहुत कुछ बदला भी है। इन सारी चीज़ों में हम यदि सारी पुरानी ज्ञान की बातें यदि हम सुन के चले तो हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं। अब बीच का रास्ता क्या? सबसे ज़्यादा पहले तो मैंने बताया कि फेलुअर की किसी को भी कहीं पर भी यानी प्रैक्टिस नहीं है, बोलो कुछ भी बोलो। मैट्रिक में फेल हो गया तो डिप्रेशन में चल जाता है, कम मार्क मिले तो डिप्रेशन में चल जाता है, क्योंकि सारा कैलकुलेशन, सर बैठे हर कैलकुलेशन पूरा मार्क्स के ऊपर चलता है। हालांकि सर ने कहा कि मार्क्स के चक्कर में प्रैक्टिकल सारी चीज़ें भूल गया, वो घर का खाना बनाना भूल गया, घर का सामान रखना भूल गया, साइकिल चलाना भूल गया, सिर्फ मार्क्स के पीछे भाग रहा है। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई में मार्क्स के अलावा कोई दूसरे वैल्यूज़ कहीं है नहीं। यदि आपके मार्क्स का मतलब आपको अगला नहीं मिलता, तो मार्क्स के लिए आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें निश्चित रूप से कि आपको बाकी चीज़ें भूलनी है। अब बाकी चीज़ें भी होनी चाहिए, मार्क्स भी होनी चाहिए। ये रास्ता तो अब तीनों यहाँ पे हमारे सामने अभी एक्सपर्ट्स बैठे यही बताएंगे कि इसके बीच का रास्ता क्या निकलता है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको कहीं तो भी नाकामी का अनुभव बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको यदि सही तरीके से आगे बढ़ना है। क्योंकि बीच में भी कई कहानियाँ हमने सुनी कि लड़का मेरिट में आया, मेरिट के बाद में आगे पढ़ाई की, डॉक्टर बना, उसके बाद में अमेरिका में गया, अच्छी जॉब लग गई, बाद में अचानक कोरोना काल में उसकी जॉब छूट गई, वो सहन नहीं कर पाया, डिप्रेशन में आ गया, उससे सुसाइड कर लिया। मेरिट का स्टूडेंट्स, क्योंकि अच्छे जो व्यक्ति होते हैं, बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, वही डिप्रेशन में जाते हैं। हमारे सरीके जो हम यदि पुरानी हमारी बात बोले तो जो टपोरी लोग होते थे ना, उस टाइप के हम लोग, हमारी टीम पूरी है, तो इनको कोई सुसाइड का कहीं हम लोगों के दिमाग में कहीं आता नहीं। जो बाकी सारे चीज़ों में रहते हैं, पढ़ाई के अलावा दूसरी चीज़ों में रहते हैं, जिनको पढ़ाई कम रहती, दूसरी चीज़ें ज़्यादा रहती, बाहर का पूरे रास्तों का ज्ञान, सड़कों का ज्ञान, राजनीति का ज्ञान, दुनिया भर की फालतू की बातें, वो कभी सुसाइड नहीं करेगा। सुसाइड के तरफ वही करेगा कि जिसकी बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं है, बहुत ज़्यादा जिसने सोच के रखा, उसकी अपेक्षाएं फेल हो जाती है, तो वो कहीं तो भी ऐसा डिप्रेशन का कदम उठाता है। तो डिप्रेशन क्यों आता? कहीं तो भी हमने बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखी और वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी, उसका डर, वो डर शायद मुझे लगता है डिप्रेशन पैदा करता है। हालांकि सर लोग बताएंगे कि डिप्रेशन क्यों होता है, कहीं आपका खुद का क्रिएट किया हुआ भी होता है, कहीं कुछ अनुवांशिक रूप से भी होता है। लेकिन मेरे हिसाब से यदि आपके मन में डर किसी चीज़ का, फेलुअर का है, तो डर निकालना चाहिए, एक बार फेल होकर देख लेना चाहिए कि कुछ नहीं होता। यदि आपने ये भी थोड़ा सा फेलुअर्स का भी अनुभव लिया तो मुझे लगता है बहुत मजबूत बन सकते हैं। धन्यवाद पंकज सर, मैंने कुछ शायद सब्जेक्ट से अलग बोल दिया। तुमच्या आयोजकाच्या ह्याच्यावर मी बोलतोय, त्याच्यामुळे मी तुम्हाला थँक्स म्हणतो, पण श्रीकांत सरांना काहीतरी मत मांडायचं आहे मला असं वाटतं. पंकज, आता चंदूभाऊच्या म्हणण्याप्रमाणे तरुणाई ही खूप शक्तिमान, डेअरिंगबाज आणि सगळ्याच गोष्टी संपन्न आहे, पण यांच्यात समंजसपणा नाही आहे, समजूतदारपणा नाही आहे. यावर तुमचं काय मत आहे? आई शपथ. अच्छा, मी सहमत आहे.
कशा अर्थाने सहमत आहे सांगतो. मुळात पंकज म्हणून मी कधी टोकाचा विचार मांडत नाही. म्हणजे असं नाही की तुम्हाला आता फेलीवरची सवय नाही आहे. या फेलीवरची व्याख्या वेगळी असेल, या फेलीवरची व्याख्या वेगळी आहे, पण आहे. दुसरं असं होतं की सर म्हणतात आहेत की आता या समंजस्यपणाचं काय करायचं. हा आजार आहे. समंजस्यपणा हा आजार आहे एका अर्थाने. त्याला मॅच्युरिटी म्हणू आपण. अतिसमजूतदार आणि समजूतदारपेक्षा एक खूप चांगला शब्द आहे, तो म्हणजे सुज्ञ विवेकीपणा. त्याला आपण म्हणू सुज्ञ विवेकीपणा. आणि सर आपण विश्वास ठेवूया, जर आपण आज जागतिक मानसिक आरोग्याच्या दिवशी तळमईनी यांच्यासाठी बोलतोय, तर यांच्यावर विश्वास ठेवूनच आपल्याला बोलावं लागेल की आज नाही उद्या टक्क्या आणि टोप्प्यानी कुठल्या तरी प्रकारे तुम्हाला सुज्ञपणा विवेकीपणा निश्चितपणे येईल. मात्र एक हात जोडून विनंती आहे, याची अव्वाच्या सव्वा किंमत जी आम्ही चुकती केली ती तुम्ही करू नये. लक्षात आलं आहे. म्हणजे सुज्ञपणा आणि विवेकीपणा येतो, टक्क्या टोप्प्याने येतो, तो येईल, पण त्याची किंमत अवास्तव चुकती करता येऊ नये. उद्या तुम्ही जेव्हा कधी 2040मध्ये अशा व्यासपीठावर बसाल, तेव्हा तुमचा दोष इतर पिढीला जाऊ नये. तुम्ही केलेल्या चुकांची पुनरावृत्ती होऊ नये. झाली तरी त्याचं प्रमाण आणि त्याचा सुज्ञपणा किती असावा, सकसपणे चर्चा करण्यासाठी तुमच्याकडे आणखी चांगले विषय असावे, त्याकरिता ही 4 माणसं या ठिकाणी बोलवण्यात आलेली आहे. आपण मला विकेट टाकणार हे जर मला पहिले माहीत असतं तर थोडं प्रिपरेशन केलं असतं. एक प्रश्न असा सहज माझ्या डोक्यात आला आणि तो पवन सरांसाठी होता. पवन सरांना आणि मी 8 वर्ष झाले, 9 वर्ष झालेत. तेव्हा ते रोड होते, आता लठ्ठ झालेत. तेव्हापासून छान परिचय आहे. सोबत मानस हॉस्पिटलला ते आमच्या मनोवैद्यकीय यंत्रणेमध्ये काम करतात आणि छान माणूस आहे. त्यांचा एक उत्तम गुण आहे, ते चित्र छान काढतात. आणि असा प्रश्न होता की तुम्ही स्वतःला स्ट्रेस आलं, डिप्रेस आला, तर एक सायकेट्रिस्ट म्हणून कसं कोपअप करता मग? अशा वेळी आपल्या हॉबी जपणं फार आवश्यक आहे. बऱ्याचदा मी एकटा बसतो आणि विचार करतो. आत्मपरीक्षण करणं फार आवश्यक असतं अशा वेळेस. बाकी हॉबी जेव्हा सुरू करतो, पेंटिंग करायला सुरू करतो, हळूहळू त्याच्यात रममाण होत गेल्यानंतर बराचसा स्ट्रेस कमी होतो. तेच प्रश्न मला श्रीकांत सरांच्या तुमच्यासोबत होता की जसं आपण बघितलं की युवकांना येणारं फ्रस्ट्रेशन, तर याची लक्षणं चाइल्डहूडमध्ये काही आढळतात का? म्हणजे लहान वयात काही आढळतात का की एकदम तरुणामध्ये दिसायला सुरुवात होते डिप्रेशन? नाही, डिप्रेशन हे त्याला आपण म्हणतो की मास्क डिप्रेशन, जे झाकलेलं असतं. मुलं काही असं सांगू शकत नाही की 2 वर्षाचा मुलगा सांगेल की मला उदास वाटतं, मला काही जीवनात रस वाटत नाही वगैरे, असं कधी कंप्लेंट्स करणार नाही. त्यांचं जे काही डिप्रेशन असतं ते दडलेलं असतं आणि ते दडलेलं डिप्रेशन रिव्हील करणं, बाहेर काढणं, हे खरं तर मानसोपचार तज्ज्ञांची खरी कला असते. आणि त्यात त्यांचं डिप्रेशन बाहेर काढून त्यांच्यावर व्यवस्थितरित्या इलाज करणं हे फार महत्त्वाचं असतं. म्हणून वेगवेगळे आधीपासून मुलांच्या बाबतीत प्ले थेरपी, त्यांच्याबरोबर खूप सारी चर्चा करणं, त्यांच्या पेरेंट्सबद्दल बोलणं, त्यांच्या पेरेंट्सची त्यांची ॲटिट्यूड पेरेंटल कशी आहे ते पाहणं, ह्या सगळ्या फार महत्त्वाच्या गोष्टी असतात. की एवढंच नाही की बाबा आहे त्याला आपण डायग्नोज केलं की तुमच्या मुलाला डिप्रेशन आहे झालं, तर असं कधी नसतं. त्याच्यामुळे सायकॉलॉजिस्ट आणि सायकॅट्रिस्ट लोकांचं खूप मोठं काम असतं की त्यांनी प्रॉपरली डायग्नोसिस केलं पाहिजे. त्या वयात जर डायग्नोसिस झालं तर पुढच्या समस्या तुमच्या वयाच्या तरुणांमध्ये त्या समस्या येणारच नाहीत असं मला वाटतं. म्हणून बालपणात जी काय गोष्ट वाईट आहे, जी आपल्याला पटत नाही, जी तुम्हालाही पटत नाही, त्या गोष्टीवर ताबडतोब स्वतःहून इलाज करणं, त्यांच्या पालकांनी इलाज करणं, त्यांच्या कुटुंबानी करणं, नाही तर लोकांची मदत घेऊन ते सोडवणं हे फार महत्त्वाचं आहे. म्हणून जितकं स्टीच इन टाईम सेव्हज 9 असं म्हणतात की एकच जर आधी आपण तो केलं असतं तर फार बरं झालं असतं. आणि म्हणून डिप्रेशनच्या लोकांमध्ये, उदासीनता असणाऱ्या लोकांमध्ये नेहमी असंच असतं,
की माझ्याच बाबतीत असं का, मी काय कोणाचं पाप केलं, असे त्यांचे सारखे असे सेंटेन्सेस असतात. ते सेंटेन्सेस येऊ नये. तर जर मग आपण त्यांना बोललो असं म्हणून चाइल्डहूड एक्सपिरियन्सेस, चाइल्डहूड ट्रॉमा हा जो फ्रॉइडनी कन्सेप्ट केलेला आहे तो फार महत्त्वाचा आहे. तो चाइल्डहूडमध्ये जे काय माणसाच्या मनावर घडतं, माणसाच्या मनात घडतं, ते पुढे वेगवेगळ्या न्यूरोसिससारख्या आजारांचं मूळ ठरतं, असं फ्रॉइडचं म्हणणं आहे. म्हणून त्याच्यावर त्याचवेळी इलाज करणं, त्याचवेळी त्याला जे काय आपल्याकडून होतं पालकांकडून किंवा दोस्तांकडून त्यांनी ते करणं हे फार महत्त्वाचं ठरतं. ते दुर्लक्ष करून नाही चालणार की नाही त्याचा स्वभावच आहे. नाही सवय आहे. दुर्लक्ष करून खूपदा असं असतं की आपल्याला वाईट गोष्ट जी आहे ती आवडत नाही. जसं आपल्याला कोणी न्यूज दिली की तुझा जवळचा माणूस वारला किंवा तुमचे रिलेटिव्ह वारले, तर आपलं सहसा त्याच्यावर जे काय आहे ते फेत राहत नाही. त्याला आपल्याला वाटतं हे खोटं आहे, ही बातमी खोटी आहे. तर ते तसंच आपल्या मुलांच्या बाबतीत घडतं की नाही तो सुधरून जाईल, त्याच्यात काय, असे सगळे मुलं असेच असतात. मग त्याला आजूबाजूचे सांगणारे लोक पण असेच मिळतात की नाही हो आमचाही मुलगा असाच करत होता, म्हणून ते त्याच्याकडे दुर्लक्ष करायचं शिकतात. आणि मग असं दुर्लक्ष झालं तर पुढचं जे काय वाढून ठेवलं असतं ताटात ते होतंच. म्हणून जेव्हा आपल्याला वाटतं तेव्हा लोकांचा सल्ला घेणं, आपल्या स्वजनांचा सल्ला घेणं हे फार महत्त्वाचं असतं. त्यांनाही नाही देता आलं तर डॉक्टरकडे जाणं, फॅमिली डॉक्टरकडे जाणं हे फार महत्त्वाचं आहे. अरविंद सरांकडे मी जातो. तत्पूर्वी एक प्रश्न होता, म्हणजे आपल्याशीच होता संबंधित, मग मी अरविंद सरांकडे जातो. गेली 40 वर्ष तुम्ही या मनोवैद्यकीय क्षेत्रात आहात, तर 40 वर्षापूर्वीचं युवकांचं डिप्रेशन आणि 2020मधलं युवकांचं डिप्रेशन याच्यात काही खूप ग्रॉसली तुम्हाला डिफरन्स दिसतोय का सर? 40 वर्षापूर्वी युवकांचं लहान मुलांसारखं मास्क डिप्रेशन होतं, ते आपल्याला जाणून घ्यावं लागायचं. पण आताचा युवक असा नाही. आताचा युवक चांगला बोलणारा आहे, स्वतःचं मन मोकळं करणारा आहे आणि आपल्या सवंगड्याबरोबर त्यांना पण जे काय होतं ते सांगणार आहे. म्हणून त्यावेळेसचं डिप्रेशन वेगळं होतं युवकांचं, आताचं डेफिनेटली वेगळं आहे. सुखी आहात? कळलं तरी आपल्याला की त्यांच्या वेळेचं डिप्रेशन वेगळं होतं आणि आपल्या वेळेचं वेगळं होतं. अरविंद सरांकडे वळतोय. चंदू सर के साथ में बात करते वक्त हम लोग जब भी चर्चा करते हैं तो एक विषय हमारे बहस में हमेशा आता है कि ये बच्चे पढ़ते क्यों नहीं यार, इनको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है. तो आप तो प्राचार्य के तौर पे रह चुके, एक उत्तम वक्ता हो, बहुत सारे तरुणों के साथ में, युवकों के साथ में जुड़े हो, तो आपको कोई ये खास फ़र्क दिखाई देता है कि ग्रामीण विभाग का स्टूडेंट युवक और शहरी विभाग का स्टूडेंट, इनमें कोई बहुत बड़ा अंतर है क्या? इनकी मानसिकता में अंतर है आणि यांच्या शैक्षणिक मानसिकतेबद्दल तुम्ही बोलावं असं मला आवर्जून वाटतं. मराठीत बोलू की हिंदीत? जैसा कि हम देखें कि इस प्रकार की अगर मानसिकता को हमको बहुत ज़्यादा अलग करने की ज़रूरत नहीं है. युवा युवा है, वो ग्रामीण भाग से रहे या शहरी भाग से रहे, या तो बहुत सारे शहरी भाग में जो युवा है वो ग्रामीण भाग से आए हुए हैं. लेकिन आप जिस बात को लेकर मुझे यहाँ पे आप प्रश्न पूछ रहे हो कि बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट क्यों नहीं है, तो इसका कारण ऐसा है कि एक कारण तो ऐसा भी है कि पढ़ लिख कर क्या करें, तो कुछ नौकरी लगती नहीं, कुछ होता नहीं, आजकल तो पढ़ लिख कर भी कुछ इसका उपयोग नहीं है. एक ऐसी मानसिकता बनी हुई है. तो इस मानसिकता से बाहर निकालने का कार्य सबसे पहले माँ बाप और हम शिक्षक लोगों का है, चाहे प्राध्यापक रहे, प्राचार्य रहे या शिक्षक रहे. तो अगर आप पढ़ेंगे नहीं, पढ़ने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन पढ़ेंगे नहीं तो फिर तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है. कम से कम पढ़ो तो सही. और दूसरी बात ऐसे है कि हमारे यहाँ जो एक व्यवस्था निर्माण की गई कि शिक्षा का सीधा संबंध जो रोजगार के साथ जुड़ा गया, वो मुझे लगता कि ज़रूरी है. लेकिन उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि हमारे अंदर किसी ना किसी मानवीय जीवन के क्षेत्र में हमारे अंदर एक जिज्ञासा निर्माण हो कि हम कुछ अंश में ज्ञान प्राप्त करें. नॉलेज अर्निंग, आई हैव टू लर्न समथिंग. जैसा कि अभी मैं मेरे इस प्रवास के दरमियान पिछले सप्ताह 2 व्यक्तियों से मिला
उनकी दोनों की आयु 70 साल के ऊपर है और एक व्यक्ति ने अपना काव्य संग्रह लिखा है, 1000 कविता का लेखन किया और उसकी प्रस्तावना के रूप में उन्होंने मुझे कहा था, तो मैंने मेरी प्रस्तावना उस किताब को दिया। तो मैंने कहा कि अब इस निमित्त से मैं आपके घर पे आऊँगा ताकि आपसे थोड़ी व्यक्तिगत रूप से बात होगी। तो मैं युवाओं के लिए कहूँगा कि एट द एज ऑफ 71 वो इतने चैतन्य से, इतने उत्साह से, इतने आनंद से भरे हुए थे कि उन्होंने मुझे वो अलग अलग कविता तो बताई और ये भी कहा कि मुझे अगर रात में भी देर रात से अगर स्फुरण होता है तो मैं उठकर पूरी कविता को लिख देता हूँ। एक बात। दूसरी बात कि उसके साथ में उन्होंने कई अलग अलग विषयों में रुचि रखी हुई है और आज भी अलग अलग विषय में रुचि रखकर उन विषयों को सीखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो लर्निंग एटीट्यूड है, ये लर्निंग एटीट्यूड युवाओं के अंदर निर्माण करने के लिए हम सबको पुनः संगठित प्रयासों की ज़रूरत है। दूसरे एक व्यक्ति के साथ मैं मिला और दूसरे देहात में मिला। मैंने उनसे खास तौर पे पूछा कि आपकी आयु क्या है, तो उनकी आयु थी 72 साल और वो कपड़े सिलाने का काम करते थे और मेरे पास आए थे कि भाई आप मुझे संस्कृत पढ़ाओ। अब मेरा तो संस्कृत का ज्ञान नहीं है, तो फिर मैंने अच्छे संस्कृत शिक्षक के साथ उनको जोड़ दिया। लेकिन एट द एज ऑफ 72 ये जो ज्ञान पिपासा उनके अंदर है, ये युवाओं के अंदर हमको बहुत कम प्रमाण में दिखती है, बहुत कम प्रमाण में दिखती है। तो ये जो लर्निंग एटीट्यूड है, इसके तरफ हम सब लोगों को थोड़ा, हम सब लोगों का ध्यान एकत्रित करने की आवश्यकता है। लेकिन ये केवल चर्चा के माध्यम से नहीं होगा, ये बात तो परिवार में होनी चाहिए और सबसे पहला दायित्व बनता है माँ बाप का और उसके बाद में शिक्षकों का। आज देखते हैं कि ग्रंथालयों के लिए बहुत सारा अनुदान शासन दे रहा, समाज भी मदद कर रहा है, लेकिन ग्रंथालयों की किताबें अपने अलमारी में इस ढंग से बैठी है कि और रोज कुछ दिन उनको अगर हमने स्पर्श नहीं किया तो मैं डॉक्टर साहब से माफ़ी मांगकर कहूँगा कि वो खुदकुशी कर देंगे डिप्रेशन के मारे। किताबें बढ़ती जा रही है, ऑनलाइन भी बहुत सारा ज्ञान आपके लिए विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उपलब्ध है, लेकिन हम उसको स्पर्श करना नहीं चाहते क्योंकि जो लर्निंग एटीट्यूड है वो बहुत बड़े प्रमाण में कम हो चुका है। मैंने हमारे अमरावती में एक मुख्याध्यापिका मैडम से मैंने बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा था मुझे कि हमारे घर में बहुत गरीबी थी, लेकिन मुझे लगता था कि मुझे पढ़ना चाहिए, तो जो घर में सामान लाया जाता था तो वो अखबार के रद्दी, तो मैं पहले वो रद्दी पढ़ती थी। जैसा कि मैं व्यक्तिगत उदाहरण केवल कि इस क्षेत्र में मैं जो काम करता हूँ, तो मैंने मेरी बच्ची की जन्मदिन के उपलक्ष्य में उसको कहा था कि आपको जो चाहे मैं तोहफा दूंगा, लेकिन आपको अगले आपके जन्मदिन तक इतनी किताबें पढ़ना पड़ेगा और उसके तुलना में आपको किताबें देना मैं अच्छा समझूंगा। तो आज मुझे लगता है व्यक्तिगत जीवन में मेरा बहुत अच्छा परिणाम मिला है, जिसका जिक्र कुछ समय पहले पंकज सर ने व्यक्तिगत वार्तालाप में किया था। तो ये केवल मेरा व्यक्तिगत विषय नहीं, ये समाज के सब बच्चे मेरे बच्चे हैं, मेरे महाविद्यालय के बच्चे मेरे बच्चे हैं। मेरे बच्चों का करियर, उनके अंदर लर्निंग एटीट्यूड निर्माण होने के लिए जो प्रयास मैं करता हूँ, उससे ज़्यादा प्रयास मुझे ये बच्चों के लिए करना चाहिए, मेरे महाविद्यालय के अंतर्गत जो बच्चे मेरे तरफ आते हैं उनके लिए करना चाहिए। और उसके लिए माँ बाप ने पहले अपने आप को थोड़ा मोल्ड करने की ज़रूरत है। आज परिवार का वातावरण वैसा रहा नहीं है और आपने जैसा कहा था कुछ समय पहले कि हमको हर जगह कई सॉल्यूशन की ओर जाना पड़ेगा, केवल चर्चा मात्र से नहीं जमेगा। तो मैं बोलता कि उसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, लेकिन पहले आप एक ऑडिट कर लीजिए कि स्क्रीन टाइम कितना है माँ बाप का। अगर माँ बाप ही स्क्रीन टाइम पूरा लगाते हैं तो बच्चों की तरफ से क्या अपेक्षा करेंगे। तो इसलिए पहले अपने बच्चों के अंदर इस प्रकार की रुचि निर्माण करने के लिए माँ बाप को अपनी आदत बनानी पड़ेगी कि साल भर में मैं किसी भी जीवन के क्षेत्र में कार्य करूं, मैं एक अच्छा किताब पढ़ूंगा और मेरे बच्चे से करूंगा। एक बार हमने उनके अंतःकरण ये थोड़ी सी रुचि पैदा कर दी, तो फिर भगवान गौतम बुद्ध ने जैसा कहा था कि अत्त दीप भव, वो खुद ही अपने दीपक बन जाते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे युवकों के उदाहरण मेरे पास में है। सिर्फ उस ज्योति को प्रज्वलित करने का क्रम सही समय में, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि वो सही समय है, टीनेज, किशोरावस्था, तारुण्यावस्था, तो उसके अंदर थोड़ा सा विशेष प्रयास करके एक बार हमने अगर उस रुचि को निर्माण कर दिया तो फिर अपने आप ही, जैसा कि आपने देखा होगा कि ऐसा कोई अंतर नहीं। ऐसा मैंने कहा कि ग्रामीण शहरी, आज जो भरत कुमार जी अंधड़े हैं, क्या उनके घर में वातावरण था? आप सब लोगों ने पढ़ा होगा
कि जब उनकी माँ काम करने के लिए जाती थी तो 2 शराब के बूंद उनको पिला देती थी कि ये शायद बच्चा सो जाए। आप कल्पना भी कर सकते हैं। इसके तुलना में हमारे लिए तो किसी प्रकार का नकारात्मक वातावरण नहीं है। लेकिन आप भरत कुमार जी अंधड़े इस प्रकार के परिवार से आकर इस महाराष्ट्र के अंदर एक प्रशासकीय सेवा के अंतर्गत एक आदर्श सेवा प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रकार का एक बेस्ट प्रोडक्ट निर्माण हो सकता है, लेकिन लर्निंग एटीट्यूड बचपन में ही निर्माण करना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मत है और इसके लिए माँ बाप और शिक्षक जिम्मेदार है, उनका दायित्व भी बनता है। और ये कार्य अगर करे तो इसके निश्चित रूप से बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, ये पंकज मेरे को हरदम बोलते हैं कि सर तुम इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ तो एग्जाम्पल्स देते जाओ अपने प्रैक्टिस के। तो आज मैं 2 एग्जाम्पल्स देना चाहता हूँ। एक एग्जाम्पल मेरा खुद का है। मेरे को पहले से ही बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे किताबें भेंट दी थी, तो बाकी वस्तुओं के साथ साथ किताबें भी देते थे लोग। तो इतनी किताबें जमा हो गई कि उससे पूरा कपाट भर गया वो पूरा। लेकिन मैंने एक भी किताब नहीं पढ़ी क्योंकि क्या है कि वो जो हॉबीज सर ने बोल रहे हैं, वो हॉबीज़ को कल्चर होना बहुत ज़रूरी है। जो नहीं हुई तो उसके लिए मैं आज भी रिपेंट करता हूँ। और वो फिर मैं उसको थोड़ा सा रैशनलाइजेशन ऐसा करता हूँ कि ये किताब भगवान ने मेरे को दिलाई है तो मैं किसी को डोनेट करने के लिए दी है, इसलिए मैं वो ऑलवेज कोई ना कोई लाइब्रेरी को डोनेशन करके देना चाहता था और कर रहा हूँ वैसा ही। सरांनी कन्फ्लिक्ट केलं तर मलाही कन्फ्लिक्शन आलं की सरांची अर्धी पुस्तकं मी चोरून घेतो कधी कधी वाचायला, कारण की ते बरं राहतं थोडं. आणि दुसरं एक्झाम्पल सर की अमरावतीहून म्हणजे हा माझ्या प्रॅक्टिसचं एक्झाम्पल आहे की माझ्याकडे येणारा एक फॅमिली यांनी सांगितलं की आमचा मुलगा इथे मेरिटमध्ये आला 12वीत आणि तो पुण्याला शिकायला गेला फर्दर एज्युकेशन, चांगला एकदम हुशार मुलगा, पण पुण्याला गेल्यावर तो काहीच करू शकला नाही आणि सारखा आपल्याच रूममध्ये बसला राहतो, बाहेर जात नाही, मुलांशी बोलत नाही. म्हणजे इतका ओव्हरऑल चांगला मुलगा, नुसताच अभ्यासू नाही पण सगळ्याच दृष्टीने हुशार मुलगा, जेव्हा असं वागायला लागलं तेव्हा पालकांना खूप चिंता निर्माण झाली. का असं झालं? का हा पुण्याचा दोष आहे का, की आपण आपल्या घरापासून दूर झाल्यामुळे मुलाचं काहीतरी वाईट होत आहे का? तर हे इतके सगळे प्रश्न त्यांच्यात निर्माण झाले. आणि मग जेव्हा त्याच्याशी आपण बोललो तेव्हा असं समजलं की त्याला पहिलेपासून इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स असा निर्माण झाला होता की आपण अमरावतीच्यापेक्षाही खेड्यातले, आणि ते जर आपण पुण्यामध्ये गेलो तर किती हायफाय मुलं आहेत पुण्यात. असं खूप लोकांच्या बाबतीत घडतं बरं, एकच नाही आहे एक्झाम्पल, की खूपदा मुलं हुशार असूनही या अशा इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्समुळे ते पुढे जाऊ शकत नाही. मग जेव्हा त्याचं काउन्सिलिंग वगैरे सगळं सुरू झालं आणि त्याला जाणवायला लागलं की ते गाणं कोणतं आहे ते, मी एक राजहंस एका तळ्यात होते, तसं त्या तळ्यातल्या पिल्लाला जाणवायला लागलं की तो खरोखर राजहंस आहे. आणि मग त्यांनी प्रयत्न करून, त्याच्या आईवडिलांनी पण प्रयत्न करून त्याला जागेवर आणलं आणि आज तो एकदम मोठ्या पदावर आहे, खूप मोठ्या पदावर. थँक्यू. ही खूप तारेवरची कसरत असते की सगळ्या विषयाला न्याय देत देत जाणं, वेळेचं बंधन सांभाळणं. एक छोटासा प्रश्न, आणि तुमच्या मनातली प्रश्न माझ्या डोक्यात येतात आहेत की तुम्ही सुद्धा प्रश्न विचारी. तुम्ही तुमचे प्रश्न तयार करस्तोवर एक महत्त्वाचा संवेदनशील प्रश्न तेवढ्याच संवेदनशीलनी तुम्हाला द्यायचा आहे याचं भान ठेवून मी तो प्रश्न विचारतो आहे. युवकांची लैंगिकता आणि नैराश्य याचं काय गणित असावं? कारण की तुम्ही आता स्क्रीन टाईमबद्दल बोललात, त्याच्याही पुढे आता गेलो आहेत इन्स्टा रील्स. हे वाक्य ऐकायला थोडे नवल वाटेल. सेक्स्टिंग नावाचा एक प्रकार आलेला आहे, चॅटिंगचा मावस भाऊ. लिव्ह इन रिलेशनशिपचा एक आणखी आत्तेभाऊ आलेला आहे, सिच्युएशनशिप. आता या सगळ्या लैंगिक विश्वामध्ये फिरणाऱ्या आणि युवकांच्या नैराश्याचा काही संबंध वाटतो का? तुम्ही
म्हणजे याच्यात मी चंदू सरांना पण इन्क्लूड करतोय की प्रत्येकाने आपलं थोडक्यात संवेदनशील असं मत मांडावं. तोपर्यंत तुम्ही तुमचे प्रश्न तयार ठेवा. व्यक्तिगत प्रश्न नसावेत, कारण की आपल्याकडे डाटा नाही आहे, पण प्रश्न अभ्यासू असावेत, प्रश्न रोचक असावेत. एवढं भान ठेवून मी हा प्रश्न तुमच्याकडे सुपूर्द करतोय उत्तरासाठी. सर, उत्तर तो नहीं, लेकिन कुछ प्रश्न जरूर इस चीज़ को लेके मेरे मन में है. जो सर ने अभी समस्या बताई है बहुत ज़्यादा, यानी इससे आगे भी जाकर हम देखें तो आज जितनी शादियाँ नहीं हो रही उससे ज़्यादा तलाक हो रहे हैं. कहीं ना कहीं आपका व्यवहार, आपकी मानसिकता, आपका एटीट्यूड, आपका सब कुछ इसमें इन्वॉल्व रहता है. एक जो अभी शादी की उम्र जो पहले 16 साल, 18 साल, 20 साल, परिवार में 22 साल, 23 साल ये हुआ करती थी, वो उम्र में ऐसा होता था कि दोनों एक दूसरे के प्रति ढल जाते थे, दोनों एक दूसरे की ज़रूरत, क्योंकि खुद का कोई उनका बनाया हुआ नहीं था. अभी ये हो रहा है कि महिलाएं जहाँ तक पूरे कंधे से कंधा लगाकर पूरी साथ में जा रही है और 30 साल 32 साल तक सिर्फ कैरियर ओरिएंटेड रहती है. उसके बाद में महिलाएं शादी के लिए सोचती है, तो 32 साल में जब महिला का पूरा अपना एक स्टेटस बनता है, हम कितना भी एडवांस हो जाए, कितने भी महिलाओं को दे दे, आज भी पुरुष प्रधान समाज है, आज भी परिवार पुरुष प्रधान ही चलता है. ठीक है, महिलाएं साथ में काम चल रही, महिलाओं की चलती, लेकिन जो नियमावली है और जो चल रही है, तो इसमें जो बढ़ती एज के कारण जो संबंध टूटते जा रहे हैं, जैसे दूसरा बताया कि लिव इन रिलेशनशिप का, आज पहले ऐसा होता था कि वही हमारे ज़माने वाली बात है कि यदि मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी, ये प्रश्न बहुत सामने होता था और उस डर से सारे परिवार और पारिवारिक रिश्ते निपटे चल जाते थे और निपटे आए हैं. लेकिन आज किसी को इस चीज़ का डर नहीं है कि मुझे छोड़ दिया तो मुझे कहाँ जाना, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है महिलाएं भी, पुरुष भी, और रिलेशन के लिए भी बहुत स्ट्रांग है. तो आज किसी चीज़ की उनको आवश्यकता नहीं रह गई. तो क्या परिवार नाम की जो संस्था है वो आगे टिकेगी? क्या उसके लिए हम कुछ प्रयास कर सकते हैं कि परिवार नाम की संस्था आगे जाकर यह ख़त्म हो जाएगी? ये आप लोगों से भी मेरा प्रश्न है कि उन चीज़ों के लिए हमने क्या प्रयास, क्योंकि हम यदि हमारी शिक्षा की पद्धति देखो 25-26 साल तक हमारी पढ़ाई चलती है, उसके बाद में उसका जॉब है, उसके बाद में कैरियर है और फिर उसका स्टेटस है, उस स्टेटस को मैच करते लड़का लड़की है. ये बहुत सारी समस्या हमारे सामने निर्माण होते जा रही है, क्योंकि हम लोग स्ट्रेस पे तो बात कर ले रहे हैं, युवाओं पे बात कर रहे हैं, लेकिन जो परिवार की बात हम जाते हैं, क्योंकि हम यदि भारत में रहते हैं, हम हमारे संस्कार को मानते हैं, हमारी परंपरा को मानते हैं, तो परिवार नाम की एक संस्था है जिसके कारण सभी चीज़ हमारी आज व्यवस्थित टिकी हुई है. आप भी, हम भी घर से बाहर यहाँ बैठ के बोल रहे हैं तो निश्चित पीछे हमारे परिवार पे कोई संभालने वाला है. ये भी कर रहे तो इनके पीछे परिवार में संभालने वाला, माँ हो, पिता हो, घर में कोई भी हो, संभाल रहे हो. तो इन सब चीज़ों से लोग दूर होते चल जा रहे हैं. और लिव इन रिलेशन और जो जितने सारे अभी रिलेशन के टाइप बताए, हमने भी अभी बहुत सारे सुने नहीं उसमें से, क्योंकि हमारे पास आए नहीं अभी वो. तो ये सब भी चीज़ें आगे बन के बहुत ज़्यादा लैंगिक समस्याएं, बहुत ज़्यादा समस्याओं का निर्माण है. तो इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? मी पंकज सरांनी विचारलेल्या प्रश्नाबद्दल बोलतोय. हो, लैंगिकता आणि नैराश्य याचा संबंध आहे सायंटिफिकली पण. कारण लैंगिकता केव्हा येते, ज्यावेळेस हार्मोनल चेंजेस होतात, आणि ते होणार आहे, इट्स नॉर्मल थिंग. त्याचा जर बरोबर निचरा झाला नाही तर बऱ्याचशा समस्या उद्भवू शकतात. बऱ्याचदा अशा वेळेस प्रॉपर गायडन्स जर मिळालं नाही तर गैरसमज निर्माण होतात आणि गैरसमजातून बरेचसे आजार तयार होतात. बरेचसे पेशंट आपल्याकडे असे येतात की त्यांचा फक्त गैरसमज असतो आणि त्याच्यातून त्यांना नैराश्य आलेलं असतं. आताच आपण पाहिलं की त्यावेळेसची कुटुंब पद्धती, आताची कुटुंब पद्धती, आपण जाणतो की आज डायव्हर्सचं जे घटस्फोटांचं प्रमाण आहे ते खूप जास्त आहे. ते काही 40-50 वर्षापूर्वी इतकं कधीच नसायचं. लोक स्वतःला ॲडजस्ट करून घेणारे होते, समंजसपणे ॲडजस्ट करून घेणारे होते. पण त्याचा अर्थ असा नाही की ते आमच्या वेळेसचे लोक चांगले होते म्हणून,
की समंजस होते वगैरे, पण त्यांना तेव्हा कुटुंब पद्धती जी होती त्याप्रमाणे एकंदरच परिस्थिती जशी होती त्याप्रमाणे वागावं लागायचं. आणि पत्नी जी असेल ती आपल्या नवऱ्याच्या समोर नाही जायची, सासऱ्याच्या समोर नाही जायची, असं सगळं काही खूप त्यावेळेस होतं. पण आता आपण पाहतो की तरुणांना समजतं की आपलं या मुलीबरोबर चांगलं होईल की नाही. आणि जेव्हा त्याला कळतं की नाही होणार, भलेही त्याचं लग्न झालं, एंगेजमेंट झाली, काही झालं, तरी मग त्याला कळतं आणि मग तो निर्णय घेतो. पण ती पत्नी पण जी त्याची होणारी वधू असते ती पण निर्णय घेते की नाही, आपलं बरोबर होणार नाही. आणि मग ते समंजसपणे आपलं लग्न मोडून दुसरीकडे करण्याचा प्रयत्न करतात की जो आपल्याला आवडणारा साथीदार आहे त्याच्याकडे जातात. तर ही गोष्ट ही पण अशी यांनी सांगितलेलं एक आमचं नोन एक्झाम्पलच आहे आमच्यातलं की त्या जेव्हा आम्ही तरुण होतो तेव्हा त्याचं लग्न ठरलं आणि ते त्याच्या काकांनी ठरवलं. आणि मग ते काकांनी सांगितलं, काकांच्या समोर हा मुलगा काय म्हणणार, त्यांनी हो म्हणून टाकलं. आणि जेव्हा तो लग्नात बोहल्यावर चढणार होता त्यावेळेपर्यंत त्याला माहीतच नव्हतं की आपली पत्नी कशी आहे दिसायला, काय आहे, काहीच नाही. आणि तो मग आम्हाला सारखा, आम्ही मित्र असल्यामुळे सांगायचा की जाऊन तुम्ही पाहून तर या एकदा कसं आहे. म्हटलं आता पाहून काय करणार आहे, जब चिडिया चुक गई खेत. आता आम्ही जाऊन सांगितलंही तुला की व नाही, चांगली नाही, तर तू माघार घेणार आहे का, तर नाही म्हणाला. तर त्याला त्या पत्नीबरोबर त्यांनी आत्तापर्यंत सगळा चांगला संसार केला आहे. म्हणजे याला समजूतदारपणाचं बेस्ट एक्झाम्पल किंवा बेस्ट अवॉर्ड द्यायला पाहिजे की इतके समंजस लोक ही असू शकतात. आणि ही चांगलीच गोष्ट आहे असं नाही आहे, पण मन मारून का होणं, पण त्यांनी कुटुंब पद्धती जपली. असं खूपदा होतं. कधीकधी आपल्याला त्याग करावा लागतो आणि त्याग हे प्रेमाचं प्रतीक आहे, म्हणून त्याग हे आदराचं प्रतीक आहे सगळं, आणि कुटुंबाचं प्रतीक आहे एकंदरात. म्हणून असंही घडू शकतं. तर याला असं काही असं फोटो काढून त्या मित्राचं, नवरा बायकोंचा वगैरे घरात लावण्यालायक जरी नसलं तरी आमच्या नेहमी मरेपर्यंत लक्षात राहील असे काही एक्झाम्पल्स आहेत. मला असं वाटतं की प्रश्न हा नैराश्याचाच आहे. तो लैंगिकता, बेकारी असं आपल्याला त्याच्यामध्ये बायफर्गेशन करण्याचं गरज नाही आहे. जरी होत असली तरी मुळात आपल्या या सॉफ्टवेअरमध्ये नैराश्य असलं की त्याला बाहेर मग कशाचे निमित्त चालतं. आणि आपलं सॉफ्टवेअर पक्कं असलं, त्याच्यातला डाटा चांगला फीड केलेला असला की मग बाहेर कुठली गोष्ट असली तरी त्याच्यावर आपण मात करू शकतो. आणि म्हणून मला असं वाटतं की आपली मानसिकता पाहिले, जसं म्हटलं आहे ना, संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराजांनी म्हटलं आहे किंवा संतांच्या वाङ्मयामधलं आहे, मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण, मन चंगा तो कटोती गंगा. जैसा कि चंदू भाई ने कहा था कि जो लोक भाषा में जो कोई कहावत है वो आना चाहिए ताकि वो थोड़ा प्रभावी बने, मतलब लोगों तक पहुंचना चाहिए, सुलभीकरण होना चाहिए. तो ये सब बड़े ही सटीक ऐसे ये कहावतें हैं. तो हमारा जो सीधा संबंध है मन से है. जिसका मन ठीक रहेगा उसके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो उसका मन नैराश्य की ओर नहीं मुड़ेगा, वो फिनिक्स पक्षी की तरफ उससे ऊपर उठेगा. और इसके लिए पुनः दोहराऊंगा, जैसा मैं कहूँगा कि हमारी पारिवारिक संस्था मजबूत होनी चाहिए. आज पारिवारिक संस्था ही अपना जो स्वरूप है वो खो चुकी है. मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं करना चाहता, लेकिन भारतीय संस्कृति में कुटुंब व्यवस्था, परिवार संस्था और मातृ संस्था अहम है. जैसा कि कहा गया था, सुप्रसिद्ध साहित्यिक आचार्य अत्रे ने कहा था कि घर घर में अगर शाम की आई निर्माण हो गई तो अखबार का पहला पन्ना जो अलग अलग सब दुष्प्रवृत्तियों के न्यूज़ से भरा हुआ है वो बदल जाएगा. तो इस प्रकार की माता का निर्माण होना घर में ये सबसे अहम आवश्यकता है. इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि बच्चों के प्रशिक्षण शिविर लेने से पहले माता पिता के प्रशिक्षण शिविर लेने की ज़रूरत है. आज मैं एक उपरोधिक रूप से नहीं करूँगा, मेरा भी उसमें समावेश होना चाहिए, लेकिन वो अगर हुआ तो ही आगे कुछ चित्र बदल सकता है. क्योंकि तो हम कुछ चंद शब्द में कहेंगे
कि जिस प्रकार से भौतिकता बढ़ती जाएगी, हमारे इस भूमि के एक बहुत बड़े संत है, संत श्री गुलाबराव महाराज, जिन्होंने जन्मांध होने के बावजूद 130 ग्रंथों का निर्माण किया। उन्होंने एक सूत्र लिखा है कि जिस प्रकार से भौतिकता बढ़ती जाएगी, मनुष्य के अंदर अशांतता भी उसी अनुपात में बढ़ती जाएगी। उसका सीधा परिणाम होगा। आज कुटुंब व्यवस्था पूरी ढल चुकी है, संयुक्त कुटुंब पद्धति लगभग नष्ट हो चुकी है। और इसके कारण जब आपने एक समस्या को लेकर थोड़ा सा उस वक्त थोड़ा आपने जिक्र किया था, मैं उस वक्त भी कहना चाहता था कि आज बच्चों के अंदर ओवर प्रोटेक्टेडनेस एक कारण है कि हम ये चाहते कि हमको ये बात नहीं मिली, हम हमारे माँ बाप के सामने नहीं बोल सकते थे, हमको जो जो नहीं मिला वो हम इन लोगों को रेडीमेड देना चाहते हैं। और इसलिए किसी प्रकार की नकारात्मकता को स्वीकारना उनकी मानसिकता नहीं रहती। कुछ छोटे क्षण में अगर माँ बाप अगर बोल देते कि नहीं बाद में देखेंगे, तो इतना भी पेशेंस उनमें नहीं रहा। मुझे आज भी बहुत दुख होता है कि मेरे सामने एक पिता का चेहरा है जो काश्तकार है। उनके नौजवान बच्चे ने उनसे कहा कि पिताजी मुझे इस साल आप थोड़ा बाइक लेके दीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं अगले साल देखेंगे। तो बच्चे ने खुदकुशी कर ली। अमरावती जिले का उदाहरण है, और ये उदाहरण अभी अपवादात्मक नहीं है, दीज आर नॉट एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स, ये आम बात हो चुकी है। तो इसलिए, और इसका कारण क्या है, इसके हम जिम्मेवार हैं। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि आपने कहा था कि इसके लिए सोल्यूशन क्या है, तो मैं तो ये चाहूँगा कि हमारे बच्चों के ऊपर हमारा बहुत स्नेह है, उनको सब बातें मिले। ये भी हमको लगता है आप बड़े जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ कि कम से कम थोड़ा सा आर्टिफिशियल निगेटिविटी भी, थोड़ा सी नकारात्मकता के लिए भी तो उनको तैयार कीजिए। जैसा कि किसी बात को आप, किसी चीज़ को आप उनको देना चाहते हैं तो थोड़ा सा बोलिए कि मैं 6 महीने के बाद दूंगा। जैसे मुझे अमरावती के एक रईस व्यक्ति का उदाहरण है कि आज से 50 साल पहले की बात है, लेकिन उन्होंने कहा, मुझे साइकोलॉजी की दृष्टि से बेस्ट एग्जाम्पल लगता, वो बोले कि हमारे पिताजी ने हमको पूना में शिक्षा के लिए भेजा था और कभी कभी 2-2 माह मनी ऑर्डर ही नहीं करते थे कि आप ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार से आप वहाँ पे समायोजन करोगे। तो मुझे लगता है कि ओवर प्रोटेक्टेडनेस ये कम करना चाहिए। माँ बाप बच्चों को लेकर 10वीं 12वीं के सेंटर पे उनके ट्यूशन्स के साथ उनके स्कूल में जाएंगे, सब बातें मैं समझ सकता हूँ, लेकिन परीक्षा के दिन वो सेंटर पे जाके उस रूम नंबर को वहाँ पे आइडेंटिफाई करके वो डेस्क के पास जाके खड़े रहते हैं, और जब तक वो वहाँ की जो व्यवस्था उनको बाहर नहीं निकलती। आप अपने बच्चों को उनकी जो नैसर्गिक शक्तियाँ है, क्षमता है, उनको आप रोक रहे हो। जैसा कि एक माँ अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है और वो जिंदगी भर अपने बच्चों को अगर गोद में लेकर ही पाएगी तो क्या उसका प्यार सही है? तो अंधा प्यार है। लेकिन मुझे लगता है कि जो कहेंगे कि नहीं जाओ आप देखो हम आपके साथ है, आप प्रयास तो करो, वो सही प्यार। वो पहले ज़माने में ये था, पहली पीढ़ी में ये था, आज हमको रेडीमेड दे रहे हैं, ये बात। दूसरी बात, परिवार संस्था के बारे में हमें बहुत चिंतन करना चाहिए और कुटुंब व्यवस्था के लिए प्रबोधन की बहुत ज़रूरत है। अगर हमारी कुटुंब व्यवस्था सही हो गई तो बहुत सारे समस्याएं अपने आप नष्ट हो जाएगी, कम से कम उनकी तीव्रता तो भी कम हो जाएगी। इसलिए कुटुंब संस्था के बारे में। और तीसरी बात, पुनः आपकी अनुमति लेकर मैं कहूँगा, जब मैंने कहा था कि मैं डॉक्टर साहब के साथ कुछ जोड़ना चाहता हूँ, जागतिक आरोग्य संगठन ने कहा है कि वर्तमान स्थिति में 2 बेस्ट डॉक्टर है, सब डॉक्टर के प्रति विद ड्यू रिस्पेक्ट, डॉक्टर डाइट एंड डॉक्टर एक्सरसाइज। आज हमारा डाइट कितना गलत हो गया है, जंक फूड ये तो आम बात बन गई है, और उसके कारण उसका सीधा प्रभाव हमारे विचारों पे हो रहा है। आज आप देखिए किसी भी स्कूल महाविद्यालय में जाइए आप, बच्चों की सेहत ही ठीक नहीं है, वो शारीरिक दृष्टि से प्रेयर के लिए नहीं खड़े रह सकते, थोड़ा सा कुछ प्रेशर आए तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। बच्चियां इस प्रकार से नाजुक हो चुकी है कि शादी के बाद भी जिम्मेदारियों कैसी निभा पाएगी, चिंता का विषय उनके तरफ देख के। मैं एक महाविद्यालय के प्राचार्य होने के नाते मेरे अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, हमने हमारे महाविद्यालय में कुछ छोटे छोटे प्रयास भी उसके लिए चालू। लड़कियों के अंदर हीमोग्लोबिन का प्रमाण कम है, हमने पोषक आहार की व्यवस्था महाविद्यालय में की, लेकिन ये तो केवल नाम मात्र है। ये ऐसा थोड़ा मोटा छोटे मोटे पौधे लगाने से समस्या हल होने वाली नहीं है, उसके लिए तो सामुदायिक करने की आवश्यकता है। और उसके साथ एक्सरसाइज, कितने लोग आज व्यायाम करते हैं? जिन्होंने भारत के अंदर स्वतंत्रता की इस
मुहिम की नींव रखी थी, वो तिलक जी इतनी व्यस्तता में जब अपने बच्चों के साथ खाना खाने के लिए बैठते थे तो अपने बच्चों को एक ही प्रश्न पूछते थे कि आज का खाना बिकट का है या फुकट का है। जिस दिन बच्चों ने कुछ अच्छा पढ़ा नहीं और जिस दिन बच्चे ने व्यायाम एक्सरसाइज नहीं किया, वो बोले कि फुकट का खाना है। तो आपने करना चाहिए। दूसरी बात, पुनः आऊँगा कि डॉक्टर आम्बेडकर जी के जीवन में कितनी प्रतिकूलता, लेकिन उनके पिताजी रामजी आम्बेडकर ने उन्होंने बचपन से उनको पढ़ने की आदत डाली और बाद में आज तो उनको ज्ञान सूर्य कहा जाता है और सही है। लेकिन डॉक्टर आम्बेडकर जी के शब्द आप देखिए, चंदू जी क्या कहा था उन्होंने कहा था कि जब कभी मेरे जीवन में मैं निराश हो जाता हूँ, डिप्रेशन का अनुभव कर सकता हूँ, तो मैं मेरे ग्रंथालयों में जाता हूँ और मैं ग्रंथों के साथ में, किताबों के साथ में जो क्षण वहाँ पे व्यतीत करता हूँ, मैं पुनः जीवन के अंदर उस ऊर्जा का अनुभव करता हूँ कि मैं एक अलग शक्ति के साथ में अपने जीवन में काम कर सकूँ। ये डॉक्टर आम्बेडकर जी के शब्द बहुत जरूरी है। और इसलिए उन्होंने कहा था कि मेरे जीवन में मेरी सब बातें जब तो हो जाए मैं सब सहन कर लूँगा, लेकिन मेरे लाइब्रेरी को अगर किसी ने हाथ लगाया तो मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। आगे बढ़िए आप डॉक्टर आम्बेडकर के बारे में। समर्थ रामदास स्वामी जी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने मुझे प्रश्न पूछा था कि संतों का क्या कहना है, समर्थ रामदास स्वामी जी ने कहा था कि दिशा माझी काहीतरी लिहित जावे, प्रसंगी अखंडित वाचित जावे। फ्रांसिस बेकन, द फादर ऑफ इंग्लिश एसे, उन्होंने कहा था रीडिंग मेक द फुल मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन। पढ़ना चाहिए, रोज कुछ ना कुछ लिखना चाहिए, फिर हमारे अंदर एक स्मार्टनेस निर्माण होता है। केवल स्मार्टफोन बनने से बात नहीं बनेगी। ये हो सकता है कि युवाओं के अंदर एक प्रश्न निर्माण हो कि शायद ये तो थोड़े पुराने उदाहरण हो गए, लेकिन मैं इसको वर्तमान से जोड़ूंगा। वर्तमान काल में डॉक्टर नरेंद्र जी जाधव, जिन्होंने पूर्ण विश्वविद्यालय के कुलगुरु के नाते बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभाई और बाद में भारत के नियोजन आयोग के सदस्य भी रहे, उनके थोड़ा सा बचपन में आप जाइए, सब प्रकार की उपेक्षा, मैंने समझता कि इतनी उपेक्षा वर्तमान में किसी के साथ हुई होंगी। और ऐसे इसमें उनके पिताजी जो कुछ मजदूरी के माध्यम से पैसे मिलते थे, वो पैसे लेकर वो पुस्तक विक्रेता के दुकान पे जाते थे और कहते थे कि इनमें मुझे कुछ किताबें दीजिए। वो ये भी नहीं बोल पाते थे कि मुझे कौन सी किताबें लेना है, वो बोलते थे इसमें किताबें दो। उसमें किताबें लेते थे, वो किताबें घर पे लाते थे, अपने बच्चों को देते थे। लेकिन उस निरक्षर बाप ने उस वक्त एक संस्कार डाला, जिसका मैं जब से जिक्र कर रहा हूं, मेरा आग्रह उसके ऊपर है। उन्होंने कहा कि बेटा वाच, खूप वाच आणि खूप मोठा हो, पण जे काही होशील ते दुनियातला टॉप मोस्टचा माणूस हो। डॉक्टर नरेंद्र जाधव, द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सनैलिटी, बहुत सारे नैराश्य के ऊपर, नकारात्मकता के ऊपर, प्रतिकूलता के ऊपर, उपेक्षा के ऊपर सब ओवर क्रॉस करके उन्होंने ये पाई है। इसलिए उनके उदाहरण के लिए बहुत महत्व है। उन्होंने कहा कि मेरी प्रेरणा मेरे पिताजी रहे, घर में व्यवस्था नहीं थी तो मैं बाहर जाके रास्ते की वो जो लैम्प है उसके नीचे मैंने पढ़ा। इतनी प्रतिकूलता तो आज नहीं है, लेकिन कभी कभी अनुकूलता ही हमको ज़्यादा पंगु बना देती है। इसलिए थोड़ी प्रतिकूलता को निर्माण करके उस अर्थ को निर्माण करना, ये हमारा सबका अभी अहम कार्य होना चाहिए। मुझे लगता, मैं आशा करता हूँ कि आज के माध्यम से उस विचार को दृढ़ किया जाएगा। धन्यवाद। और आखिरी में जैसा कि आपने कहा था कि जैसा कि आज घटस्फोट बहुत बढ़ रहे हैं, तो मैं पश्चिम महाराष्ट्र में था, तो वहाँ के प्रबोधनकार से मेरी बात हुई जो इसी क्षेत्र में काम करते हैं दिन रात। अभी आज वो नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि कम्युनिकेशन जीवन में बहुत ज़रूरी है। आज ओवर कम्युनिकेशन हो रहा है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑल्सो प्रॉब्लम एंड ओवर कम्युनिकेशन। तो उनका ये अनुभव रहा। उन्होंने कहा कि आजकल जो भी घटस्फोट की उनके सामने केसेस आती है, तो माँ बाप का, विशेषतः माँ का शादी के उपरांत भी ज़्यादा इंटरफेरेंस अपने बच्ची के परिवार में होना, और वो भी मोबाइल के माध्यम से, ऐसा उनका निष्कर्ष रहा। ये भी हमको थोड़ा सोचने के लिए मजबूर करता है। अभी चर्चा में सबने अपने अपने मत रखे और क्या चल रहा है ज़िंदगी में उसके बारे में किया। अब आपके तरफ से अपेक्षा है कि आपके मन में क्या सवाल है, उसके पहले हम एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद में आपके प्रश्न और पैनल की तरफ से सारे जवाब रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक 2 मिनट का, और उसके बाद में पूरा वापस चालू होगा।